प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फ्योल यानी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, प्रशासनिक प्रबंध। जैसा हम जानते हैं कि हेनरी फ्योल फ्रांस के एक विद्वान रहे हैं और फ्रेडरिक विंसलो टेलर की तरह ही 1900 ईस्वी के आसपास के एक परंपरागत थिंकर रहे हैं। हेनरी फ्योल ने भी टेलर की तरह, फ्रेडरिक विंसलो टेलर की तरह ही अपना कैरियर एक जूनियर इंजीनियर के रूप में प्रारंभ किया। हालांकि F.W. टेलर ने 1868 में एक श्रमिक के रूप में अपना कैरियर की शुरुआत की थी और वो 6 वर्ष के अंदर अंदर ही चीफ इंजीनियर के पद पर अपनी कंपनी में प्रमोट हो गए थे। वहीं हेनरी फ्योल के बारे में अगर हम जानने का प्रयास करें और कंपेयर करें दोनों के कैरियर्स में के बारे में, तो हेनरी फ्योल ने 1860 में एक जेई के रूप में, जूनियर इंजीनियर के रूप में अपना कैरियर शुरू किया और 1872 में 12 साल बाद सीनियर मैनेजर के रूप में उस कंपनी में उनको प्रमोट कर दिया गया और 1888 में वो चीफ एग्जीक्यूटिव के पद तक पहुंचे। जब उनको चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया गया, जैसे गूगल कंपनी के बारे में हम सुनते हैं कि बहुत नुकसान में चली गई थी कंपनी, लेकिन सुंदर पिचाई के आइडिया ने उस कंपनी को फिर से एक नया जीवन दिया, उसमें एक नई जान फूंक दी और इसी वजह से सुंदर पिचाई को उस कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर प्रमोट कर दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। तो ऐसी ही स्थिति हेनरी फ्योल की कंपनी की भी थी। जब कंपनी दिवालियापन के कगार पे थी तब उनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रमोट किया गया और कुछ समय बाद ही उस कंपनी में उन्होंने एक नई जान फूंक दी और अपने जो इंजीनियर के रूप में उनके अनुभव थे उनको एक प्रबंधक के रूप में जब उन्होंने व्यवहारिक रूप दिया तो उस कंपनी में उनके प्रयासों के परिणाम स्पष्ट देखे गए और उन्होंने जो आमूलचूल परिवर्तन किए और अपनी विचारधारा भी उन्होंने थ्योरी के रूप में प्रकट की, तो वो इस तरह है। प्रथम, सभी कामों को उन्होंने अनेक वर्गों में बांटा, मुख्य रूप से 6 भागों में बांट दिया, जिनमें पहला टेक्निकल एक्टिविटीज़, तकनीकी क्रियाएं, दूसरा कमर्शियल एक्टिविटीज़, वाणिज्यिक क्रियाएं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, वित्तीय क्रियाएं, सिक्योरिटी एक्टिविटीज़, सुरक्षा से संबंधित क्रियाएं, अकाउंटिंग एक्टिविटीज़, खाता बही से संबंधित क्रियाएं एंड मैनेजरियल एक्टिविटीज़ और प्रबंधकीय क्रियाएं। तो इस प्रकार जो प्रबंध का कार्य था वो अन्य 5 महत्वपूर्ण कार्यों के साथ साथ किया जाए, ऐसा सुझाव हेनरी फ्योल ने दिया और इन क्रियाओं के सामूहिकरण से या विभक्तिकरण से ये एक नई दिशा मिली कि उसके बाद डिपार्टमेंटेशन किया जाने लगा और समान प्रकार के कार्यों को व्यक्तियों के एक समूह को सौंपा जाने लगा और एक समान योग्यता के लोग उन कार्यों को संपन्न करने लगे। तो इस प्रकार हेनरी फ्योल ने कार्यों के वर्गीकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्रबंध को दिया। हेनरी फ्योल का दूसरा योगदान है प्रबंध के कार्य। प्रबंधक द्वारा उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से जो कार्य किए जाने चाहिए वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, कमांड एंड कंट्रोल, यानी इन्हीं को हेनरी फ्योल ने प्रबंध कहा।
जैसा कि हम इनके द्वारा दी गई परिभाषा में भी पढ़ते हैं, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। तो ये उनका दूसरा बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें कहा कि इन समस्त महत्वपूर्ण कार्यों तक प्रबंधक अपने आप को सीमित रखें और इन सभी कार्यों को प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, कमांड एंड कंट्रोल, इनको प्रभावी तरीके से करें। तो सभी सबॉर्डिनेट्स, सभी अधीनस्थ, सभी अधिकारी और कर्मचारी अधिकतम काम अवश्य करेंगे, रुचि से काम करेंगे और नियोजित तरीके से अगर काम किया जाएगा और पूर्ण नियंत्रण रखा जाएगा, सही समय पर अगर सही निर्देशन दिया जाएगा, संगठन प्रॉपर और प्रभावी तरीके से स्थापित किया जाएगा और कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, तो हो ही नहीं सकता कि काम ठीक प्रकार से संपन्न ना हो और कम लागत पर कम समय में अधिकतम उत्पादन ना हो पाए। तीसरा महत्वपूर्ण योगदान F.W. टेलर की तरह ही सिद्धांतों के रूप में हेनरी फॉल ने दिया और उन्होंने 14 सिद्धांत प्रबंध के बारे में बताए कि एक प्रबंधक को इन 14 बातों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए जब वो प्रबंध के ये 5 कार्य संपन्न करते हैं। उनमें पहला सिद्धांत है, उन्होंने जो बताया, डिवीजन ऑफ वर्क, काम का विभाजन, कि जितने कार्य हमने वर्कर से लेने हैं उनका समान रूप से वर्कर्स के अंदर विभाजन करना चाहिए। जो व्यक्ति जैसी योग्यता और प्रशिक्षण प्राप्त किए होता है उसको वैसा ही काम दिया जाना चाहिए और काम का बंटवारा अगर सही तरीके से वर्कर्स के बीच हो जाता है तो उनको कभी भी अपने कार्य को पूरा करने में ना तो नीरसता महसूस होती है और ना ही वो कभी डिमोरलाइज महसूस करते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण वर्कर्स के बीच काम का बंटवारा है, जो प्रबंधकों को बहुत ध्यान से और उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। दूसरा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अधिकार और दायित्व। हेनरी फॉल ने कहा कि वर्कर्स को कार्य सौंपते समय उनके उत्तरदायित्व निश्चित करने आवश्यक हैं। अगर उत्तरदायी किसी कर्मचारी को अपने काम के प्रति नहीं ठहराया जाएगा तो वो कभी भी लगन से और दिल से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए जिम्मेवारी और उत्तरदायित्व का निर्धारण काम के बंटवारे के साथ साथ बहुत आवश्यक तौर पर करना चाहिए और जैसी जिसको जिम्मेवारी दी गई है उसके अनुरूप उनको उनमें अधिकारों को बांटना चाहिए और अधिकार और उत्तरदायित्व हमेशा समान होने चाहिए, ये हेनरी फॉल ने सुझाया। तीसरा, डिसिप्लिन। अनुशासन पर हेनरी फॉल ने सबसे ज़्यादा जोर दिया और कहा कि जहाँ अनुशासन नहीं वहाँ अधिकतम लाभ और अधिकतम उत्पादन हो ही नहीं सकता। अनुशासन प्रिय व्यक्ति ही अपने लक्ष्य को नियत समय और निश्चित समय में पूरा करने में कामयाब हो सकता है। इसलिए व्यक्तिगत स्तर पर, विभागीय स्तर पर और संस्था के हर स्तर पर अनुशासन का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और तय नियमों के अनुरूप ही सभी व्यक्ति अपने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास हमेशा करें। इस बात पर प्रबंधकों द्वारा पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। फोर्थ है, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आदेश और निर्देश की एकता। हेनरी फॉल ने कहा कि एक समान कार्य करने वाले लोगों को एक ही व्यक्ति आदेश दे और एक व्यक्ति को दो तरफ से निर्देशन ना मिले। ये दोनों बातें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सभी लोग उत्पादन के कार्य में लगे होते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग का कार्य देखता है। दोनों कार्य बिल्कुल अलग अलग प्रकृति के हैं। उत्पादन के कार्य में लगे लोगों को प्रोडक्शन मैनेजर, यानी जो उत्पादन में एक्सपर्ट है, उत्पादन टेक्निक्स के बारे में जानता है, और मार्केटिंग के काम में लगे लोगों को मार्केटिंग मैनेजर, जो कि मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, आदेश करें और
कार्यरत हर व्यक्ति एक ही आदमी से निर्देश प्राप्त करे, एक से अधिक व्यक्ति निर्देश ना दें। तो इस तरह से आदेश और निर्देश की एकता को अवश्य ध्यान में रखा जाए। ये हेनरी फ्योल ने एक सिद्धांत के रूप में अपनी सलाह दी। प्रायोरिटी टू जनरल इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। हेनरी फ्योल ने कहा कि व्यक्तिगत हितों को नज़रअंदाज करना चाहिए और सामूहिक हितों पर सभी को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। कोई मनोरंजन किसी को बहुत पसंद है, किसी को गप्पे हाँकना बहुत पसंद है, कोई किसी काम से खुश होता है तो कोई किसी काम से। तो अगर हर किसी को अपने अपने इंटरेस्ट और टेस्ट के अनुसार समय बिताने का मौका दे दिया जाए तो जो संस्था का लक्ष्य प्राप्ति का ध्येय है वो अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए कौन व्यक्ति क्या चाहता है ये इम्पॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि संस्था का लक्ष्य क्या है उसको प्राप्त करने के लिए हर किसी को किस प्रकार से प्रयास करना चाहिए, इस बात पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। उसके बाद बताया प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, कि हर चीज़ व्यवस्थित होनी चाहिए, ऑर्डर में होनी चाहिए। जहाँ मशीनें होनी चाहिए वहाँ मशीनें हों, जहाँ वर्कर्स का काम करने का स्थान होना चाहिए वहीं हो। कोई भी वर्कर बेढंगे तरीके से या बेतरतीब कार्य ना करे। तो हर चीज़ व्यवस्थित तरीके से हो, हर चीज़ ऑर्डर में हो, हर चीज़ बहुत प्रभावी तरीके से नियत समय और स्थान के अनुरूप कार्य करे। ये सिद्धांत हेनरी फ्योल ने बताया। फेयर रेम्यूनरेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जो एक जैसे ही हैं। फेयर रेम्यूनरेशन में हेनरी फ्योल ने कहा कि जो व्यक्ति जितना काम करता है, जैसा काम करता है, जिसके जैसे प्रयास हैं, उसके अनुरूप उसको उचित पारिश्रमिक अवश्य दिया जाना चाहिए। अगर कोई बहुत अधिक काम करता है, बहुत कुशल है, तो उसको उसकी कुशलता के अनुरूप ज़्यादा पारिश्रमिक, ज़्यादा वेजिस, और अगर कोई बहुत बेकार है, निठल्ला है, नकारा है, काम नहीं जानता या काम करता नहीं, तो उसको उसी के अनुरूप पारिश्रमिक दिया जाना जरूरी है। और दूसरी ओर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी कि सबको समान तरह से ट्रीट करना चाहिए, यानी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई जानकार है उसको प्रमोशन दे दी, बहुत अच्छा काम उसको दे दिया, शाबाशी बहुत अधिक सबसे ज़्यादा उसको दी, पारिश्रमिक उसके बाकियों से अलग हटकर और बहुत अधिक तय कर दिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा जो काम करता है, जैसी जिसके अंदर कुशलता और काबिलियत है, उसके अनुरूप सबको समान दृष्टि से ट्रीट करना चाहिए, ना कि बायस्ड होकर के। प्रबंधक को कभी भी बायस्ड नहीं होना चाहिए, अपना पराया नहीं सोचना चाहिए, बल्कि समान रूप से सभी को समान तरीके से ही ट्रीट करना चाहिए। इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। हेनरी फ्योल ने बताया कि जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनसे संबंधित अधिकार उच्च प्रबंधकों को डेलीगेट नहीं करने चाहिए, डिसेंट्रलाइज नहीं करने चाहिए, नीचे के लोगों को नहीं देने चाहिए। महत्वपूर्ण कार्यों से, महत्वपूर्ण निर्णयों से संबंधित अधिकार उच्च प्रबंधकों को अपने पास ही केंद्रित रखने चाहिए। वो कार्य उन्हीं के द्वारा किए जाएं। महत्वपूर्ण निर्णयों से संबंधित जो विचार विमर्श है वो उच्च प्रबंधक स्वयं करें। तो इस प्रकार प्रभावी तरीके से केंद्रीयकरण का सिद्धांत उन्होंने सुझाया कि वही काम डिसेंट्रलाइज किए जाएं, उन्हीं कार्यों से संबंधित अधिकार नीचे के जो अधीनस्थ हैं उनको सौंपे जाएं, जो बहुत अधिक महत्व के ना हों, जिनमें थोड़ी सी चूक होने से अगर बहुत अधिक नुकसान होने की संभावना हो, वो कार्य सेंट्रलाइज रखते हुए उच्च प्रबंधकों को अपने तक ही रखने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। पहल क्षमता के सिद्धांत के अनुरूप हेनरी फ्योल ने सुझाव दिया कि श्रमिक और नीचे के अधिकारी अपनी इच्छा से कार्य कर सकें, स्वयं इनिशिएटिव लें, किसी भी काम को करने की पहल करें, ऐसा माहौल अवश्य दिया जाना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब फ्री इन्वायरमेंट सबॉर्डिनेट्स को दिया जाए। अगर बहुत ज़्यादा सख्ती है
अगर बहुत ज़्यादा कड़ा अनुशासन है, ज़रूरत से ज़्यादा कड़ा अनुशासन है, तो ऐसे में सबॉर्डिनेट्स ऊपर के अपने अधिकारी के आदेश के अनुरूप ही काम करने तक स्वयं को सीमित कर लेते हैं और अपनी इच्छा और अपने विचारों के अनुरूप कोई भी निर्णय लेने और काम करने से घबराना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने जहाँ एक और डिसिप्लिन पे जोर दिया, वहीं दूसरी ओर कहा कि अनुशासन इतना ही होना चाहिए कि सबॉर्डिनेट्स को कुछ सीमाओं के अंतर्गत स्वयं निर्णय लेने और अपने विचारों के अनुरूप काम करने की आज़ादी भी हो, ताकि उनके अंदर जो पहल क्षमता है, इनिशिएटिव पावर है, वो दफन ना हो, दबे ना, वो जिंदा रहे और वो हर मुश्किल से मुश्किल काम में भी पहल करने से हिचकिचाए ना, स्वयं उस काम के लिए तैयार रहें हमेशा। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी इन टेन्योर, और ये हेनरी फ्योल ने बहुत महत्वपूर्ण जानते और मानते हुए कहा कि जिन संस्थाओं में वर्कर्स बहुत तेज़ी से छोड़ के चले जाते हैं, उनकी जगह नए वर्कर्स भर्ती करने पड़ते हैं, फिर उनको ट्रेन करना पड़ता है, तो इसमें बहुत अधिक लागतें संस्था को वहन करनी पड़ती हैं और नए कर्मचारी बहुत जल्दी से संस्था के माहौल में, इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं हो पाते। तो इसलिए कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों का जो टेन्योर है वो स्टेबल रहे, वो संस्था को छोड़ के ना जाएं, ये निश्चित करना भी प्रबंधकों के द्वारा जरूरी होना चाहिए। किसी भी कारण से अगर श्रमिक और नीचे के अधिकारी संस्था को छोड़कर जाते हैं, अन्य संस्थाएं ज्वाइन करते हैं, तो उन कारणों से वो हमेशा अवगत रहें, उनके बारे में हमेशा इन टच रहें और ऐसे कारणों को हमेशा दूर करते रहें, ताकि कोई भी कर्मचारी और अधिकारी उस संस्था को छोड़कर ना जाए। प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स, ये लैटिन वर्ड है, जिसको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें तो इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। एस्पिरिट डी कॉर्प्स, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग की भावना। तो इस सिद्धांत में हेनरी फ्योल ने कहा कि सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के अंदर सहयोग की भावना पूर्ण रूप से विकसित करना भी प्रबंधकों की जिम्मेवारी है। वो हर अधिकारी और कर्मचारी के विचारों को इस प्रकार से बदल दें कि सभी एक दूसरे का सम्मान करें, इज्जत करें, एक दूसरे को आने वाली परेशानी और कठिनाइयों को दूर करने में पूरा साथ दें और सहयोग करें। तो इस प्रकार जितना सहयोग का वातावरण संस्था में होगा, उतना ही कम से कम समय में, कम से कम लागत पर अधिकतम उत्पादन संस्था में संभव हो पाएगा। और लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, श्रृंखला का सिद्धांत। जैसा हम आर्मी और पुलिस में देखते हैं कि लगभग 13 पद नीचे सिपाही से ऊपर डीजीपी या जनरल तक होते हैं। तो जैसे कांस्टेबल है, उसके बाद हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी और जनरल डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और इन पदों की गरिमा हमेशा बना के रखी जाती है और हर पद पे काम कर रहा कर्मचारी या अधिकारी अपने सीनियर से ही बात करता है। वो श्रृंखला में ही अगर कोई गुजारिश करनी होती है तो ऊपर तक भेजता है। इस चेन, जो एक चेन बनती है ये अधिकारों के आधार पर, इस चेन को फॉलो करते हैं सभी अधिकारी। अगर ऊपर से कोई आदेश देना है, डीजीपी की तरफ से कोई आदेश आता है और नीचे तक वो इस कड़ी में पदों के अनुरूप आगे से आगे पहुंचता है। अगर कोई रिक्वेस्ट नीचे से ऊपर जानी है तो वो भी इस श्रृंखला को ना तोड़ते हुए श्रृंखलाबद्ध तरीके से ही नीचे से ऊपर की तरफ भेजी जाती हैं। तो हेनरी फ्योल ने उस समय ये सुझाव दिया कि अधिकारों के अनुरूप विभिन्न पदों को निर्मित करना चाहिए और उनमें एक प्रॉपर चेन, एक श्रृंखला का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। वो श्रृंखला कभी ना टूटे। अगर नीचे के पद के किसी कर्मचारी ने ऊपर तक, टॉप लेवल मैनेजमेंट तक बात पहुंचानी है, तो अपने से ऊपर वाले जो अधिकारी हैं उनके थ्रू ही वो बात उससे ऊपर वाले अधिकारी के पास जाए और इस प्रकार से चेन के थ्रू ही जाए और ऐसे ऊपर से नीचे आदेश आए। इस जो स्केलर प्रिंसिपल है, जो श्रृंखला का सिद्धांत है,
इसका सबसे बड़ा फ़ायदा अनुशासन को बनाए रखने में होता है और ऊपर के पद का एक बहुत अधिक सम्मान नीचे के कर्मचारियों और नीचे के अधिकारियों के जहन में हमेशा कायम रहता है, जिसकी वजह से वो ऊपर उच्च पदों से जो भी आदेश आते हैं, निर्देश आते हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं और उनके अनुरूप हमेशा काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो इस प्रकार एक इनिशिएटिव पावर स्वतः ही पूरे संस्थान में स्केलर प्रिंसिपल की वजह से, इस श्रृंखलाबद्ध सिद्धांत की वजह से हमेशा प्रवाहित रहती है। तो इसलिए हेनरी फयोल ने इस प्रकार से इन 14 सिद्धांतों को प्रबंधकों को मानने के लिए, व्यवहारिक तौर पर प्रैक्टिकली अपनाने के लिए कहा और बताया कि अगर प्रबंधक इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अपने द्वारा किए जाने वाले 5 कार्य प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, कमांड और कंट्रोल करते हैं और सभी कार्यों को अगर वर्गों में बांटकर, जैसे उन्होंने बताया कि टेक्निकल एक्टिविटीज़, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल एक्टिविटीज़, इस प्रकार अलग अलग समूहों में अगर सभी एक्टिविटीज़ को बांट दिया जाता है तो इससे स्पेशलाइजेशन भी रहेगा, अनुशासन भी प्रॉपर होगा और सभी कर्मचारी और अधिकारी पूरी तरह से मोटिवेटेड रहेंगे, लगन से काम करेंगे और इस प्रकार संस्था के लक्ष्यों को अच्छी तरह से प्राप्त करने में प्रबंधक हमेशा सफल होंगे, कामयाब रहेंगे। तो इस प्रकार से अगर हम हेनरी फयोल और फ्रेडरिक विंसलो टेलर, इन दोनों के योगदान को अगर देखें, इवेलुएट करें, तो हम इन दोनों में बहुत सी समानताएं पाएंगे और कुछ भिन्नताएं भी हमें नजर आएंगी। समानताएं, पहला, सॉल्यूशन ऑफ मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। दोनों ही विद्वानों ने प्रबंधकों की परेशानियों को कैसे सॉल्व किया जाए इस बात पे जोर दिया है और इससे संबंधित सिद्धांत और तरीके बताए हैं। दूसरी समानता, स्ट्रेस ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। दोनों ही विद्वानों ने व्यवहारिक पक्ष पर ज़्यादा जोर दिया है क्योंकि दोनों ही स्वयं संस्थाओं में काम करते रहे, तो इनको काम करते समय क्या दिक्कतें आती हैं, उन्हें कैसे दूर किया जाता है या प्रबंध प्रभावी तरीके से कैसे किया जाए, इसका व्यवहारिक ज्ञान था और उसी के अनुरूप इन्होंने अपने विचार दिए। तीसरा, स्ट्रेस ऑन गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। दोनों ही विद्वानों ने उद्योगों में अच्छे औद्योगिक संबंध कैसे कायम किए जाएं, यानी श्रमिकों और प्रबंधकों व मालिकों के अच्छे संबंध कैसे हों, इस बात पे दोनों ने जोर दिया। वहीं कुछ समानताएं होने के साथ साथ कुछ भिन्नता इन विद्वानों के विचारों में देखी जा सकती है। पहली, स्कोप ऑफ प्रिंसिपल्स। F.W. टेलर ने जो सिद्धांत दिए उनका संबंध सीधे तौर पे उत्पादन क्रियाओं से है, क्योंकि वो स्वयं एक श्रमिक के रूप में उन्होंने अपना कार्य शुरू किया और काम करते समय क्या परेशानी श्रमिक को आती है, इनका उनको पूर्ण आभास और ज्ञान था व्यवहारिक तरीके से। इसलिए उन्होंने जो अपना योगदान दिया है मैनेजमेंट में, वो ज़्यादा श्रमिकों को आने वाली प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जाए इससे संबंधित ज़्यादा है या उत्पादन क्रियाओं से संबंधित ज़्यादा है, जबकि हेनरी फयोल का जो योगदान है वो प्रबंधकीय कार्यों से संबंधित है। तो इस प्रकार एक उत्पादन की बात ज़्यादा करता है, उत्पादन में आने वाली परेशानियों को दूर करने की, और दूसरा प्रबंध में आने वाली परेशानियों को दूर करने की बात करता है। सेकंड, नेम ऑफ प्रिंसिपल्स। सिद्धांतों का नाम। टेलर के सिद्धांतों का नाम वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत हैं, जबकि हेनरी फयोल ने जो सिद्धांत दिए उनका नाम प्रशासन के सामान्य सिद्धांत हैं। तीसरा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिंसिपल्स। सिद्धांतों का उद्देश्य। टेलर ने जो सिद्धांत दिए हैं उनका उद्देश्य श्रमिकों की कुशलता को कैसे बढ़ाया जाए, जबकि हेनरी फयोल के सिद्धांत प्रबंधकों की कुशलता को कैसे बढ़ाया जाए। तो इस प्रकार हम दोनों के सिद्धांतों में और जो विचारधाराएं हैं उनमें अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट प्लीज़।